नमस्कार। चर्चा है में आपका स्वागत है डीए न्यूज प्लस के कार्यक्रम में। मैं शकील साजिद। जो खास खबरें हैं, खास चर्चा की खबरें हैं आसपास की। नवा रायपुर के आईआईएम कैंपस में आज से डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, जो 30 नवंबर तक चलेगी। उद्घाटन दोपहर 2 बजे हुआ। देश के कई राज्यों के डीजीपी और बड़े अधिकारी रायपुर पहले से ही पहुंच चुके हैं। पहले दिन दोपहर 2 से रात 8 बजे तक लगातार बैठकों का सिलसिला चलेगा, जिनमें खास तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा, खुफिया व्यवस्था और आने वाले वक्त की रणनीति जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार रात 12:30 बजे ही रायपुर पहुंच गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश से करीब 600 अधिकारी और वीआईपी शामिल हो रहे हैं। इस बार पहली बार एसपी रैंक तक के अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस में जगह दी गई है। सुरक्षा के चलते माना एयरपोर्ट का एक गेट आम यात्रियों के लिए 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री रोकी गई है ताकि वीआईपी मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो। अधिकारियों के लिए 400 से ज्यादा गाड़ियां बुक हैं और जरूरत पड़ने पर महाराष्ट्र से आने वाली टैक्सियां भी तैयार रखी गई हैं। नई सुरक्षा व्यवस्था माना एयरपोर्ट से लेकर आईआईएम तक सभी जरूरी रास्तों पर लागू कर दी गई है। कॉन्फ्रेंस के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 6 तरह के पास जारी किए हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन ने 4 तरह के पास बनाए हैं। करीब 300 पुलिसकर्मियों को इस आयोजन में लगाया गया है, जिसमें 250 ट्रेनी एसआई भी शामिल है, जो 3 दिनों तक बड़े अधिकारियों के साथ रहेंगे। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग आयोजन से जुड़े कामों में लगाए गए हैं, जिनमें कैटरिंग, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग से जुड़े कर्मचारी हैं। पूरा नया रायपुर एरिया 3 लेयर वाली सुरक्षा व्यवस्था में रखा है। आयोजन में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने पहले ही कंट्रोल रूम में फाइनल मीटिंग कर ली थी। कॉन्फ्रेंस में साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, ड्रग्स पर नियंत्रण, सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाएगा। पहले दिन 2 सेशन होंगे, दूसरे दिन 4 और तीसरे दिन 2 सेशन रखे गए हैं। हर राज्य अपने अपने अपराध नियंत्रण मॉडल पर प्रेजेंटेशन देगा और एक मॉडल स्टेट चुनकर आगे के लिए कॉमन गाइडलाइन बनाई जा सकती है। पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हुए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में पहली बार इस बड़े आयोजन की मेजबानी हो रही है। वीआईपी की ठहरने के लिए बड़ी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, नए स्पीकर हाउस M1 में और गृह मंत्री अमित शाह जी को M11 में ठहराया जाएगा। एनएसए अजीत डोभाल, डिप्टी एनएसए, आईबी चीफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी नए सर्किट हाउस में रुकेंगे, जहां 6 स्वीट और 22 कमरे बुक किए गए। इसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल संस्थान, निमोरा अकादमी भी 100 से ज़्यादा कमरे अधिकारियों के लिए तैयार है। देश भर के 33 राज्यों से आने वाले डीजीपी, पैरा मिलिट्री फोर्स के डीजी, एडीजी समेत 75 बड़े अधिकारी भी यहीं ठहरेंगे। पूरे आयोजन की जिम्मेदारी एडीजी दीपांशु काबरा और आईजी अमरीश मिश्रा के पास है। इनके साथ राज्य पुलिस, केंद्रीय फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर पूरा का पूरा संचालन संभालेंगी। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है, जैसे भोजन, आवास, कंट्रोल रूम, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। जहां जहां वीआईपी रुकेंगे वहां एसपी और कमांडेंट स्तर के अधिकारी सुरक्षा प्रभारी के तौर पर मौजूद रहेंगे। आईएम कैंपस में आईजी रैंक के अधिकारियों की ड्यूटी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 1 महीने में दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 1 नवंबर को भी रायपुर आए थे और कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। एक मौसम से जुड़ी खबर। भारत के आसपास के समंदर में एक साथ 2 चक्रवात बन गए हैं। पहला चक्रवात सेन्यार अब काफी कमजोर पड़ चुका है, लेकिन दूसरा चक्रवात दितवा तेजी से ताकत पकड़ रहा है। इसी वजह से दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक खराब मौसम की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को भी समंदर में न जाने की चेतावनी दी गई है। चक्रवात सेन्यार 26 नवंबर को मलक्का जलडमरू मध्य के पास बना था, जो भारत से काफी दूर था। यह एक बेहद दुर्लभ तरह का चक्रवात था, क्योंकि ऐसे चक्रवात आमतौर पर भारत के आसपास नहीं होते। ये धीरे धीरे कमजोर होकर अब सिर्फ एक गहरे दबाव में बदल चुका है। भारत पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके चलते अंडमान निकोबार में भारी बारिश जारी है। 26-27 को तेज बारिश हुई और 28-29 नवंबर को भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है, हो रही है।
सेन्यार के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात दितवा बन गया है, तेजी से मजबूत हो रहा है और 30 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास पहुंच सकता है। अभी श्रीलंका के दक्षिण पूर्व तट के पास बना हुआ है और उत्तर पश्चिम दिशा में भारत की ओर बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दितवा अचानक और तेजी से ताकत बढ़ा सकता है, जिससे इसके रास्ते और असर की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। दक्षिण भारत में इन दोनों चक्रवातों के कारण मौसम विभाग ने कई चेतावनियां जारी की हैं। भारी बारिश के कारण सड़कें पानी में डूब सकती हैं, नदियों का पानी बढ़ सकता है और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। दितवा के कारण तेज हवाएं चलेंगी, रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पेड़ गिरने और बिजली की लाइनों को नुकसान पहुंचने का खतरा है। समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, मछुआरों और बंदरगाहों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग हर 6 घंटे में नए अपडेट जारी कर रहा है। लोगों से कहा कि वे बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकले, निचले इलाकों से दूर रहें, मौसम की खबरों पर नज़र रखें। मछुआरों को साफ तौर पर निर्देश कि समुद्र में न जाए। जो लोग समुद्र में हैं वे तुरंत वापस लौट जाए। खतरा मध्यम माना जा रहा है, लेकिन अगर दितवा तेजी से मजबूत हुआ तो हालात ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसे चक्रवात पहले से ज़्यादा बनने लगे हैं और अच्छी बात यह है कि समय पर मिली चेतावनियों से बड़ा नुकसान होने से बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की वर्ल्ड चैंपियन टीम, जो वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कि 16 में से 15 प्लेयर्स अगले WPL वुमेन्स प्लेयर लीग जो होती है क्रिकेट में खेलती नजर आएंगी। 6 प्लेयर्स को पहले ही टीमों ने अपने पास रख लिया था और बाकी 13 खिलाड़ी गुरुवार को दिल्ली में हुए इस ऑक्शन में WPL में बिक गए। इन सब की कुल कीमत 22 करोड़ 65 लाख रुपए रही। सिर्फ विकेटकीपर बैटर उमा छेत्री को किसी टीम ने नहीं खरीदा। ऑक्शन में दीप्ति शर्मा सबसे महंगी भारतीय प्लेयर रही। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में दोबारा टीम में शामिल किया। उन्होंने वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया और 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी। स्पिनर श्रीचरणी भी महंगी बिकी। उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 1.30 करोड़ रुपये में खरीदा। वे वर्ल्ड कप में भारत की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज थी। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को गुजरात जायंट्स ने 60 लाख में लिया। उनके साथी नई बॉलर क्रांति गौड़ को यूपी ने 50 लाख रुपए में, स्पिनर राधा यादव 65 लाख रुपए में आरसीबी का हिस्सा बनी। ऑलराउंडर अरुंधति रेड्डी को 75 लाख रुपए में आरसीबी ने लिया। सलामी बैटर प्रतिका रावल को पहले कोई टीम नहीं खरीद रही थी, लेकिन आखिरी राउंड में यूपी ने उन्हें 50 लाख रुपए में चुन लिया। उन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को कई बार अच्छी और शानदार शुरुआत दी थी। हरलीन दोयल को यूपी ने 50 लाख में लिया। ऑलराउंडर स्नेह राणा 50 लाख में दिल्ली चली गई। उमा छेत्री को कोई टीम नहीं मिली, जबकि उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी। कई स्टार प्लेयर्स ऑक्शन में आई ही नहीं, क्योंकि टीमें उन्हें पहले ही रिटेन कर चुकी थी। स्मृति मंधाना को आरसीबी ने 3.50 करोड़ में रिटेन किया। उनसे ज़्यादा पैसे में आज तक कोई भी महिला खिलाड़ी बिकी नहीं है। कप्तान हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने 2.5 करोड़ में रिटेन किया। जेमिमा रोड्रिग्स और शेफाली वर्मा को दिल्ली ने 2.20 करोड़ रुपए में रोका। ऋचा घोष भी 2.75 करोड़ रुपए में आरसीबी में बनी रही। अमनजीत कौर को मुंबई ने 1 करोड़ में रिटेन किया। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों की कुल कीमत 22.65 करोड़ रुपए पहुंची। इंडिया अभी भी आईपीएल के मुकाबले बहुत कम है। आईपीएल में एक टीम का पर्स ही करीबन 120 करोड़ रुपए का होता है, जबकि WPL टीम के पास 15 करोड़ मात्र। इसी वजह से महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों जितनी सैलरी नहीं मिल पाती। आईपीएल में ऋषभ पंत अकेले 27 करोड़ रुपए बिके थे, जो WPL में बिकने वाली 15 भारतीय प्लेयर्स की कुल कीमत से ज़्यादा है। WPL का चौथा सीजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक सिर्फ 2 जगह, नवी मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। अब तक मुंबई इंडियंस 2 बार और आरसीबी ने 2024 का खिताब जीता था। दिल्ली कैपिटल्स तीनों सीजन रनर अप रही हैं। भारत ने इसी महीने पहली बार वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीता था। नवी मुंबई में टीम में साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर हमने ये ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस, जिसने अपने एक्टिंग की करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी, उसके बाद वो बॉलीवुड में आई। एक्ट्रेस ने 304 करोड़ की ब्लॉकबस्टर फिल्म दी और वो एक जाने माने डायरेक्टर के साथ शादी करके घर बसा चुकी है।
हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम आज 37 साल की हो गई। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। उनका सफ़र वाकई कमाल का रहा। उन्होंने कैरियर की शुरुआत टीवी से की, जहां उन्हें लोगों ने पहली बार नोटिस किया। धीरे धीरे हिंदी फिल्मों में कदम रखा और पिछले 12 सालों में साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी पहचान बनाई जा सकती है। यामी उन अदाकाराओं में से है जो दिखावे या फेम के पीछे नहीं दौड़ती, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं पूरा ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। यामी की सबसे खास बात यह कि वो जितनी शांत और सादगी भरी नज़र आती हैं, उतना ही दमदार उनकी अदाकारी होती है। वो ज़्यादा सोशल इवेंट्स में नहीं दिखती, न ही मीडिया में बहुत बोलती हैं, लेकिन उनके किरदार दर्शकों को बहुत जज्बाती लगते हैं, दिल को छू जाते हैं। लोगों को उनकी यही सादगी और पेशेवर अंदाज पसंद आता है। अपनी फिल्मों के जरिए बार बार ये साबित किया कि वह किसी भी तरह का रोल अच्छे से निभा सकती हैं, चाहे 10वीं हो, उरी जैसी ब्लॉकबस्टर हो या उनकी नई फिल्म हक। हर फिल्म में उन्होंने छाप छोड़ी। उनकी हालिया फिल्म हक में भी उनका काम काफ़ी तारीफें बटोर रहा है। यामी ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमरस रोल ही नहीं, बल्कि गंभीर और चुनौती वाले किरदार भी बड़े आराम से निभाती है। एक ईमानदार अभिनेत्री जो पर्दे पर साफ दिखती है, यही वजह है कि वो टॉप स्टार्स की भीड़ में अलग जगह बनाए हुए हैं। स्क्रीन पे शानदार एक्टिंग के साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी शानदार है। यामी ने डायरेक्टर आदित्य धर से शादी की और दोनों अपनी खुशहाल जिंदगी जिंदा दिली से जी रहे हैं। यामी की जड़ों से जुड़े रहने वाली फितरत, शांत स्वभाव और मेहनत आज की पीढ़ी की सबसे मजबूत और भरोसेमंद एक्ट्रेस में शामिल होती है। बॉलीवुड में पैर जमाना आसान नहीं होता, लेकिन यामी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी से सफलता पाई। सफलता शोर मचाने से नहीं, काम दिखाने से मिलती है। उनके जन्मदिन पर आज हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल जिनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, यामी गौतम को डीए न्यूज़ प्लस एमडी अरुण भद्रा और शकील साजिद की ओर से बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। हम सब आपके फ़ैन हैं। धन्यवाद।